हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बच्चों? सेल। ठीक है, तो सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हमें सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है? सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर उनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सेल्स यानी कि कोशिकाएं, कोशिका। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको कहा जाता है प्लाज्मा, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। या एक और नाम है इसका, क्या? कोशिका झिल्ली। हाँ, बातें करने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल। क्या है नेक्स्ट? सेल वॉल, जिसे बोला जाता है हिंदी में कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ये तो है। ठीक है, कोशिका भित्ति। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है न्यूक्लियस। जो कि है न्यूक्लियस। ये कौन सा है? केंद्रक। केंद्र या केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट है जो हमारा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो इन कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात करना है। हाँ, एक और पार्ट होता है इसका इंपॉर्टेंट, वो है सेल ऑर्गेनेली। क्या होता है? सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका अंगक। कोशिका अंगक। ठीक है, कोशिका अंगक। प्लाज्मा झिल्ली। हाँ, ये पार्ट्स है सेल्स। ये क्या है? सेल्स के पार्ट्स है। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स है ना, क्या क्या पार्ट्स है? हैंड्स, लेग, हेड, नोज, है ना, ये सब क्या हमारे पार्ट्स है। तो उसी तरीके से ये भी क्या है? सेल्स के पार्ट्स है। ठीक है, और इन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो नोट करो यहां तक, फिर एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्लर आ रहा होगा थोड़ा सा, अब ठीक हो गया होगा। हाँ तो बच्चों, तो बात स्टार्ट करते हैं हम किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे बात स्टार्ट करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उर्फ इसे कैसे क्या आता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हिंदी में इनको बोला जाता है प्लाज्मा झिल्ली। शायद झिल्ली ऐसे लिखते हैं, देख लेना एक बार। और लिख लो। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। सबसे पहले बात करते हैं, तो ये जो ये होता है, ये क्या होता है? सेल का आउटर मोस्ट, क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक है, बाहरी क्या होती है? परत। क्या होती है? बाहरी परत होती है। ठीक है, सेल के सबसे भारी परत कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो होता है, ये क्या करता है? सेल को एनवायरनमेंट से अलग करता है। ठीक है, एक बाउंड्री की तरह समझ लो। क्या? एक तरह की बाउंड्री है। क्या? एक तरह की बाउंड्री है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है? चीजों को अलाउ करता है। ठीक है, चीजों को क्या करता है? अलाउ करता है। या परमिट करता है। ठीक है, अलाउ एंट्री और एग्जिस्ट। अलाउ एंट्री और एग्जिस्ट। मतलब सेल के अंदर क्या आ सकता है और सेल के बाहर क्या जा सकता है, उसकी परमिशन कौन देता है? यही देता है। ठीक है, आने और जाने की
आने और क्या, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ठीक है। इट अलाउज एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी पार्टिकल फ्रॉम द सेल। ये तो छोटे वर्ड्स दे रहा हूं ना मैं आपको, ताकि आप पढ़ सको। मैं बड़ा बड़ा बुक जितना लिखूंगा तो क्या फायदा है, नोट्स तो छोटे होने चाहिए ना। तो आने और जाने के लिए आने और जाने के लिए ये करता है, ठीक है। बस नहीं, परमिशन देता है। फिर क्या करता है ये, जो इसे इसीलिए इसको क्या बुलाता है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बुलाता है। क्या बुलाता है, सिलेक्टिव, क्या बुलाता है इसको, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार जाया जा सकता है, ठीक है। बस में सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी में इसको बोला जाता है, बुक दियो, बुक हिंदी वाली, हिंदी वाली दे दो। हाँ। मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन भी है, इसको ये क्यों बोला जाता है। इसको बोला जाता है वर्णात्मक परगम्य झिल्ली। देखो सबसे पहले बात समझते हैं परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है। क्या होता है परमेबल मेम्ब्रेन? परमेबल का मतलब ये होता है जिसके आर पर हम आराम से आया जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिलेक्टिव, सिलेक्टिव इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही चीजों को अंदर और बाहर आने जाने की परमिशन देता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इसको समझ सकते हो ये सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। तो सिक्योरिटी गार्ड को अगर आईडी कार्ड दिखाओगे तभी वो ऑफिस के अंदर आने और बाहर जाने देगा, है ना। तो उसकी तरह है कि ये सेल के अंदर और बाहर क्या जाएगा क्या आएगा उसके ऊपर क्या करता है, नजर रखता है, ठीक है। और उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। बात समझ में आ गई? क्यों बोला जाता है तो हम ये सब लिख के फिर लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, समझ में आ गया। अब इसका आंसर भी लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखिए इसी पे फिर। Why is the plasma membrane? Why is the plasma membrane called a selective permeable membrane? तो लिखेंगे आंसर। इसके हिंदी में लिख लोगे। हाँ, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, तुम्हारी बुक में दे रखा है, लिख लोगे बच्चों जिनके पास हिंदी वाली बुक है। हाँ ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। लिख लोगे? हाँ फिर मैं आंसर लिखो डायरेक्ट। तो लिखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, ठीक है। तो अभी उसका आंसर दिया ना कि ये कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर और बाहर आने जाने देता है, इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो लिखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन allow some material to enter or exist from the cell therefore some material, therefore it is known as selective permeable
मेम्ब्रेन। हिंदी में लिखेंगे प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर और बाहर जाने देता है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? वर्णात्मक परागम्य झिल्ली कहते हैं। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया? हाँ, क्यों कहते हैं समझ में आ गया? क्वेश्चन भी करवा दिया। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। इससे पहले जो क्वेश्चन ये जो आपने करवाया इससे पहले भी क्वेश्चन है ना? उससे पहले को समझने के लिए 2-3 टॉपिक और समझने पड़ेंगे, तो थोड़ा शांत रह के जो चीजें मैं करवा रहा हूँ उनको समझना ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं जानता हूँ तेरे को क्यूरियोसिटी होती है, मैं मानता हूँ, मैं बता दूंगा हर एक क्वेश्चन। ना बताऊं टॉपिक खत्म होने के बाद फिर आके बता भैया बताओ, ठीक है? हाँ सिलेक्टिव है। यहाँ तक हो गया, मिटाओ उसको। हाँ ठीक, आगे लिखो। अब देखो, कोई भी चीज इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर कैसे करती है, ठीक है? तो उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। क्या होता है? एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। आप दोनों ही लिखते हैं, ठीक है? डिफ्यूजन में क्या होता है? गैसेस, ठीक है, वो क्या करती है? सेल के अंदर आती हैं और सेल से बाहर जाती है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है? पानी सेल के अंदर आता है, पानी सेल से बाहर जाता है, ठीक है? तो दोनों प्रोसेस सेम तरीके से होते हैं, ठीक है? बस दोनों में जो चीजें हैं, हाँ, वो क्या है? वो अलग अलग है। डिफ्यूजन में क्या है? गैसेस, और ऑस्मोसिस में क्या है? क्या है? वाटर, ठीक है? तो अब दोनों में हम डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है? क्या? डिफ्यूजन और किसमें? ऑस्मोसिस में, ठीक है? तो इस पे क्वेश्चन बच्चों कैसे बनेगा? क्वेश्चन या तो डायरेक्ट बन जाएगा, डिफाइन पूछ लेगा तो डिफाइन भी लिखवा देंगे, ठीक है? या तो डायरेक्टली आपसे क्या पूछ लेगा कि इनके बीच में डिफरेंस बताओ। इनके बीच में क्या बताओ बच्चों? डिफरेंस बताओ, ठीक है? तो दोनों तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है? ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो इसको बोला जाता है, हिंदी में देख लो एक बार जरा। मैं हाँ शांत हो जाओ थोड़ा एकदम। देखो, डिफ्यूजन को बोला जाता है विसरण। क्या जाता है? विसरण, ठीक है? और ऑस्मोसिस को बोला जाता है परासरण। क्या बोला जाता है ऑस्मोसिस को? परासरण, ठीक है? अब इनके बीच में क्या है? डिफरेंस है। इनके बीच में क्या है? बात समझ में आ गई? हाँ, इनके बीच में क्या लिखेंगे? डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है? सबसे पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन हो जाएगी। सबसे पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा? इनकी डेफिनेशन होगी। तो लिखो डिफ्यूजन की डेफिनेशन। तो डिफ्यूजन में क्या होता है? some substances like CO2 or O2 can move from high
concentration, from high concentration to low concentration, from high concentration to low concentration region, low concentration region, region मतलब जगह, region का मतलब क्या होता है, जगह, ठीक है, from high concentration to low concentration region, by the process of diffusion, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, ये छोड़ो, या तो रीजन तो लिख दिया, एंड दिस प्रोसेस, एंड या ऐसे लिखो, दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, ठीक है, हिंदी में लिखेंगे, कुछ पदार्थ जैसे CO2 और O2 उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, ठीक है, कि जाती है, और इसे क्या बोला जाता है, विसरण कहते, ये कंसंट्रेशन है, CONC शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कंसंट्रेशन की शॉर्ट फॉर्म है वो, ठीक है, ये समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, हाँ, इसका एग्जांपल मैं ऐसे समझाता हूँ, लेट सपोज घर के ऊपर क्या एक टंकी है, ठीक है, तो टंकी में पानी की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है ना, तो वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है, क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब नलका खोलते हैं तो पानी आता है ना, तो क्यों, क्योंकि नलके के पास क्या है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम, तो हाई से क्या आ रहा है, लो, हाई से क्या आ रहा है, लो, ठीक है, तो जब ऐसा मूवमेंट होता है कि जो कोई चीज हाई से लेके लो तक आ रही है, हाई से कहां आ रही है, लो तक आ रही है, हाँ, और वो चीज क्या है, गैस हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अगर यही चीज किसके साथ हो रही हो, पानी के साथ हो रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। बस चीज अलग है और बाकी प्रोसेस क्या है, सेम है, बस। हाँ बिल्कुल, वो भी था, नहीं अलग डिफ्यूजन है, ठीक है, उसमें भी यही होता है, उसमें भी क्या होता है, उस वाले डिफ्यूजन में भी यही होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं। नहीं, डिफ्यूजन में गैस ही होता है, डिफ्यूजन में गैस ही होता है, ठीक है, इसमें ऑस्मोसिस होता है। हाँ हाँ, उच्च सांद्रता से निम्न, ठीक, हाँ, इसमें क्या होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कोई चीज क्या करती है, मूवमेंट करती है, क्या करती है, मूवमेंट करती है, और उसी को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन, ठीक है, बस में मतलब किसी जगह पे बहुत ज्यादा गैस होगी और किसी जगह पे कम गैस होगी, तो ज्यादा गैस की तरफ क्या आएगा, कम गैस की तरफ क्या आएगा, उसका मूवमेंट होगा, उसका मूवमेंट क्या होगा, बस में आ गई, हाँ, तो इसी को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर गैस ही गैस होगी, बट उसके अंदर गैस, सेल के अंदर गैस नहीं होगी, तो गैस अंदर आ जाएगी, है ना, तो किससे होता है, डिफ्यूजन से होता है, बस नहीं। जैसे हमारी बॉडी में हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचता है ना, तो हर सेल तक कैसे पहुंचता है, पहले वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में मिल जाता है, ठीक है, तो बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा बॉडी में ज्यादा है, सेल के अंदर तो ज्यादा नहीं है, तो क्या होगा, बॉडी में ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो मूवमेंट क्या होगा, सेल के अंदर होने लगेगा, सेल के अंदर होने लगेगा, ठीक है, तो इस तरीके से वो सेल के अंदर चला जाता है, बस समझ में आ गई, हाँ, कोई डाउट इसमें, हाँ, ठीक है।
अब लिखो क्या, ऑस्मोसिस, ठीक है। इसमें भी लिखो some substances like water can move from high concentration to low concentration region. This सांद्रता मतलब किसी चीज की, वही बताया ना कि एक जगह पे कम, एक जगह ज्यादा, एक जगह पे कम है। तो कॉन्सेंट्रेट, एक जगह पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, एक जगह पे क्या है, कम कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ, क्वांटिटी की समझ सकते हो, ठीक है, कि एक जगह पे ज्यादा क्वांटिटी, एक जगह पे क्या है, कम क्वांटिटी है, तो ज्यादा से क्या आएगा, कम की तरफ आएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज known as क्या, ऑस्मोसिस, ठीक है। बस फर्क कितना है बच्चों, बस चीजों को ले जाने के लिए अलग, ठीक है। यहाँ पे क्या था, गैस थी, यहाँ पे क्या था, लिक्विड था, ठीक है, कोई भी लिक्विड, वाटर या लिक्विड, ठीक है। तो कुछ पदार्थ जैसे क्या, वाटर, कोई भी लिक्विड हो सकता है, लिक्विड होना चाहिए, ठीक है, जैसे जल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, इसे परासरण कहते हैं। क्लियर है बच्चों? हाँ, कोई डाउट इसमें आपको? पक्का? अब आगे हाँ। पानी हम पीते, ठीक है, वो हमारी बॉडी में इकट्ठा होता है, ठीक है, तो पूरी बॉडी में जाता है वो, तो पूरी बॉडी में क्या हो, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, बट सेल के अंदर क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम, तो क्या होगा, ज्यादा से क्या जाएगा, कम की तरफ मूवमेंट करेगा। तो यार बॉडी भी तो सेल से बनी हुई है, तो मतलब जब सेल्स को बॉडी, तो पानी तो पहले पिएंगे ना, पानी पिएंगे तभी तो पहुंचेगा, बिना पानी पिए पहुंच जाएगा। हाँ, समझ में आ गया? तो अब देखो यहाँ पे मैं कुछ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, देखो सुनो क्या एनसीईआरटी में क्या सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। समटाइम्स सिमिलर टू दिस हैपन इन सेल, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 which is cellular waste and required to excrete out of the cell। अब देखो जो सेल के अंदर क्या हो, रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन की वजह से वहां पे क्या बनता है, CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2 कैसे बनता है ये पढ़ेंगे 10th क्लास में, बट अभी के लिए समझ लो हमारी बॉडी बनाती है ग्लूकोज। क्या बनाती है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को तोड़ के ही क्या बनता है, हमें एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज को तोड़ के क्या मिलती है? एनर्जी। और जब ग्लूकोज टूटता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गया, और टूटने का जो काम है वो कहाँ होगा, सेल के अंदर होगा। कहाँ होगा? सेल के अंदर होगा, ठीक है। रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या होगा, ग्लूकोज टूटेगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लिए हानिकारक है, तो हमारी बॉडी से बाहर आना चाहिए। तो बॉडी से बाहर आने के लिए पहले क्या होगा, उसको सेल से बाहर आना पड़ेगा, है ना। तो आगे वो देखो क्या बोल रहा है, accumulated in a high concentration inside the cell। अब जो ये CO2 है ये सेल के अंदर ही बन रहा है, तो अब क्या होगा, इसकी मात्रा सेल के अंदर क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। सेल के अंदर क्या होगी, बढ़ने लगेगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। बट बाहर, सेल के बाहर देखो, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, बट सेल के बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, सेल के बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो वहां पे क्या है, लो। वहां पे क्या है, लो। और सेल के अंदर क्या है, हाई। सेल के अंदर क्या है, हाई, ठीक है। आगे देखो, तो क्या बोल रहा है, as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, the CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to the region of low concentration outside the cell by the process of diffusion, ठीक है। और जैसे एक डिफरेंस बनेगा, जैसे ही एक डिफरेंस बनेगा कि सेल के अंदर ज्यादा है और सेल के बाहर कम है, तो ये जैसे डिफरेंस बना वैसे क्या होगा, CO2 ज्यादा से किसकी तरफ आने लगेगा, कम की तरफ आने लगेगा। किसकी तरफ आने लगेगा, कम की तरफ आने लगेगा। बस में हाँ, और इसी ये किस प्रोसेस से आएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से आएगा। किस प्रोसेस से आएगा, डिफ्यूजन,
क्यों? क्योंकि ये क्या है? गैस है। क्यों? क्या है? गैस है। अगर ये सेम चीज कोई ऐसी लिक्विड हमारी सेल के अंदर बनने लगी जो कि हमें चाहिए नहीं, जो कि वेस्ट है, जो कि क्या है? वेस्ट है, तो वो ज्यादा बनने लगेगी, तो सेल के अंदर क्या हो जाएगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन। बट उसी वो लिक्विड क्या बॉडी के बाहर भी मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो उसकी बॉडी के बाहर क्या हो जाएगी? लो कंसेंट्रेशन। तो अंदर क्या है? हाई, बॉडी के बाहर क्या है? मतलब सेल के बाहर क्या है? लो। तो हाई से लो का ये डिफरेंस बन गया। जैसे ये डिफरेंस बना तो क्या हुआ? लिक्विड क्या कहां मूव करने लगेगा? बाहर की तरफ। लिक्विड कहां मूव करने लगेगा? बाहर की तरफ। समझ में आ गया? तो इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन डिफ्यूजन या डिफाइन ऑस्मोसिस, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा तो क्या बोलेगा? डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। बस समझ में आ गई? डिफरेंस में क्या लिख दो? एक तो डेफिनेशन लिख दोगे, फिर लिख दोगे कि इट ट्रांसपोर्ट ओनली गैसेस, इट ट्रांसपोर्ट ओनली लिक्विड्स। बात समझ में आ गई? ये भी हाई से लो हो जाता है, ये भी हाई से लो हो जाता है। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, पक्का समझ में आ गया? हाँ, आगे बढ़े फिर। अब हमें पढ़ना है कि तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। तीन तरह के होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। मिटा दिए पूरा? क्लियर है बच्चों? पक्का? हाँ, बढ़ो आगे। ठीक है। तो तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है आइसोटोनिक, ठीक है, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है हाइपरटोनिक। ठीक है, अब ये तीनों टाइप के सॉल्यूशन में क्या होता है, क्या अलग है, इनको हम एक डिफरेंस टेबल से समझेंगे। ठीक है, वो भी यही है, बट इसमें बस थोड़ी चीजें अलग है। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक चीज को मिलाया जाता है और एक होता है जिसमें मिलाया जाता है ना? ये चीजें पढ़ी थी हमने, पढ़ी थी ना? तो वही उसी के बेसिस पे। ठीक है, तो तीन टेबल बना लो। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले नाम डाल दो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या है? हाँ, हाइपोटोनिक। ब्लर आ रहा है? नहीं, ब्लर नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं दिख रहा है। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नीचे लिखते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हिंदी में इसको कहा जाता है। ये तीनों सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अलग तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, ये इसको बोला जाता है अल्प परासरण। अल्प परासरण, ठीक है, अल्प परासरण दावी विलयन। अल्प परासरण दावी विलयन। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है हमारा, नेक्स्ट क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा आइसोटोनिक। क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हिंदी में इसको कहा जाता है बच्चों, इसको कहा जाता है समपरासरी, समपरासरी विलयन, समपरासरी विलयन। ठीक है, और लास्ट है हमारा क्या बच्चों? हाइपरटोनिक। क्या है लास्ट हमारा? हाइपरटोनिक। ठीक है, हाइपर बहुत सिंपल है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, बस ध्यान से समझना। ठीक है, हाइपरटोनिक इसको हिंदी में कहा जाता है हमारा इसको कहा जाता है अति परासरण, अति परासरण दावी विलयन। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं, है ना? पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, फिर लिखवा दूंगा। तो देखो, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute and the cell wall gain water by osmosis, such solution is known as hypertonic solution। इसका मतलब क्या है? जब सेल के बाहर पानी की मात्रा क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। पानी की मात्रा क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। तो वो किस फॉर्म में होती है? डाइल्यूटेड। किस, जो बाहर वाला जो सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा क्या है? डाइल्यूटेड है। बहुत ज्यादा क्या है? डाइल्यूटेड है। ठीक है, डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेशन बताया था ना, कॉन्सेंट्रेशन जो बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा और डाइल्यूटेड मतलब जो बहुत ज्यादा
हल्का होगा, ठीक है। तो जब सेल के बाहर के मीडियम में, सेल के बाहर के मीडियम में पानी की मात्रा बढ़ने लगेगी, इसका मतलब वहां पर जो है वो क्या है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। क्या है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और इसकी वजह से क्या होगा, अब सेल के बाहर वाटर है, तो सेल के बाहर ज्यादा वाटर है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन का है बाहर, सेल के अंदर क्या होगा, लो। तो हाई से लो होगा तो अंदर आने की कोशिश करेगा, और जब अंदर आएगा तो कौन सा प्रोसेस आएगा, ऑस्मोसिस से आएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहा गया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहा गया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आइसोटोनिक की बात करते हैं। आइसोटोनिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी वो क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। फिर हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है और सेल के बाहर क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, सेल के बाहर कम होता है, ठीक है। तो लिखते हैं इसी बात को, हाँ। तो इसको पहले मैं शॉर्ट पॉइंट लिख रहा हूं, ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन साइड, अभी बताऊंगा, मैं बताऊंगा एग्जांपल क्या है, इनसाइड सॉरी आउटसाइड सेल, आउटसाइड सेल इज ग्रेटर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड सेल, ठीक है। जल की सांद्रता, जल की सांद्रता कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर क्या है, ज्यादा, और जल की सांद्रता कोशिका के बाहर, कोशिका के अंदर क्या है, कम। तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, हाइपोटोनिक। कौन सा होगा, हाइपोटोनिक। अब यही केस अगर यहां पे है तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड सेल, तो क्या हो जाएगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड सेल, ठीक है। जल की सांद्रता कोशिका के बाहर और जल की सांद्रता कोशिका के अंदर, ठीक है। अगर दोनों साइड वो, ठीक है। लास्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड द सेल is less than concentration of water inside the cell। मतलब कि जल की जो सांद्रता है, क्या है, सांद्रता कोशिका के बाहर है, वो क्या है बच्चों, कम, ठीक है। और जल की जो सांद्रता है कोशिका के अंदर, वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाएगा, हाइपरटोनिक। क्या बोला जाएगा, हाइपरटोनिक, ठीक है। अब इनके तीनों के एक एग्जांपल है, वो समझो, ठीक है। सॉरी अब देखो क्या है, सबसे पहला एग्जांपल कि वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन in both direction, but more water will come into the cell than will leave. The net result of the water enters the cell, ठीक है, the cell likely to swell up, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब ये वाला सॉल्यूशन होगा, देखो जो वाटर है वो आराम से अंदर बाहर कर सकता है, बट बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि पानी जो है वो अंदर ही आएगा, हाँ आएगा ना, हाँ बात समझ में आई, हाँ। जैसे कि खाली बाल्टी है, उसको अगर कुएं में डालोगे, कुएं में ज्यादा पानी है तो बाल्टी खाली है, तो पानी जो है वो बाल्टी में आएगा ना, या बाल्टी में नहीं आएगा, आएगा ना। अगर एकदम पानी नीचे, बाल्टी को नीचे तक पहुंचा देंगे तो पानी क्या करेगा, अंदर आएगा, ठीक है। अंदर क्यों आएगा, क्योंकि बाल्टी के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम, और बाल्टी के बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा, क्या है,
ज्यादा। बस समझ में? तो जब ऐसा होगा सेल के अंदर तो सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। जब भी कोई चीज को पानी लगता है तो फूल जाता है ना वो। देखा है कोई भी चीज, जैसे तुम्हारी बुक में ही पानी अगर लग जाए कॉपी में तो भी फूल जाता है ना वो। हाँ, चावल भी फूल जाता है। ठीक है, कोई भी चीज होती है जो पानी में आती है तो फूल जाती है। तो उसी तरीके से जो सेल है वो भी क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो यहाँ पे सेल क्या हो जाएगा? सेल क्या लिखोगे? सेल इज स्वेल अप। सेल इज स्वेल अप। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे इसको कि कोशिका फूलने लगेगी। कोशिका क्या हो जाएगी? कोशिका फूले नहीं समाएगी, फूलने लगेगी। ठीक है, अब ये बात बताओ, अगर अंदर भी पानी सेम है बाहर भी पानी सेम है तो इसका शेप क्या कुछ होगा चेंज? नहीं होगा, वो तो सेम का सेम रह जाएगा। तो यही बात नेक्स्ट क्या? हाँ मुझे पागल बोल रहा है। तो उसकी बातें सुन रही है तो पागल की बात सुनेंगे तो पागल ही कहेगा। हाँ बोल, क्या है? हाँ आप बोल रहे हैं सेम है, आप बोल रहे थे कि मैं ये बता रहा था हाइपर। हाँ भैया मैं वही इसी के अभी सेम इसमें बोल रहा हूँ। नहीं भैया, मैं इसमें बोल रहा हूँ कि दोनों साइड अगर पानी की मात्रा बराबर है तो सेल क्या चेंज करेगा, ये बोल रहा था। नहीं करेगा ना, तो इसकी बात हो रही थी, तूने दोनों को जोड़ दिया। हाँ 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 बराबर है। ठीक है, कैसे क्या? पानी बराबर नहीं हो सकता? हाँ, पानी दोनों साइड बराबर हो गया। अब एक बात बताओ, बाल्टी में पानी भर गया है, ठीक है, बाल्टी में पानी भर गया। अरे यहाँ पे मूवमेंट छोड़ना बोली है। सेल के अंदर भी पानी है, सेल के बाहर भी पानी है, बस। तो कुछ मूवमेंट होगी क्या? नहीं होगी। तो सेल फूलेगा या सिकुड़ेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो यहीं पे बोल रहे, देखो देखो, वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन बट द अमाउंट इज द सेम एंड नो ओवरऑल मूवमेंट। ठीक है, सेल विल बी स्टे इन द सेम साइज। तो यहाँ पे सेल फूल गया था, यहाँ पे सेल का क्या रहेगा? सेम साइज रहेगा, ना तो फूलेगा ना तो सिकुड़ेगा। बस नहीं? हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेल will be stay the same size. Will the ऐसे लिखो, cell will stay the same size. ठीक है, कोशिका का आकार समान रहेगा। कोशिका का आकार समान रहेगा। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? ना पानी अंदर आएगा ना पानी बाहर जाएगा, तो सेल जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट वाले की। ठीक है, तो लास्ट वाला क्या बोलते हैं कि सेल जो है, सेल के अंदर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन कम, जो सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है, और सेल के अंदर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो पानी कहाँ आएगा? बाहर आ जाएगा। और अगर पानी सेल से बाहर आ गया तो सेल क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ठीक है, सेल क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो ये लिखना है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? सेल विल श्रिंक। ठीक है, कोशिका सिकुड़ जाएगी। कोशिका सिकुड़ जाएगी। एक मिनट, सिकुड़ जाएगी। अरे कोई लाइन समझ में नहीं आया, 10 बार बताऊंगा ना। हाँ, कौन सी वाली? ये वाली। हाँ, इसमें बोला गया है कि सेल के बाहर पानी कम है, पानी है ही नहीं। ठीक है, बात समझ में? और सेल के अंदर बहुत पानी है। ठीक है, सेल के अंदर बहुत पानी है, तो क्या होगा? सेल के बाहर से, सेल के अंदर से सेल के बाहर क्या हो जाएगा? पानी चला जाएगा। और जैसे सेल से पानी निकल जाएगा वैसे सेल क्या हो जाएगा? पतला। जैसे बलून है, बलून देखा है, फुलाया बलून को, तो बलून के अंदर हवा बहुत हो गई। ठीक है, बलून क्या, बट बाहर क्या, हवा की कम। तो अगर मैं उसका वो छोड़ूंगा तो क्या रहेगा? सारी हवा निकल जाएगी और बलून क्या रहेगा? सिकुड़ जाएगा।
हाई कॉन्सेंट्रेशन का है सेल के अंदर, लो कॉन्सेंट्रेशन का है सेल के बाहर, तो हाई से लो क्या बन गया, डिफरेंस बन गया, तो बाहर चला आएगा। बात सुन नहीं? तो ये कब होगा, जब सेल के अंदर कोई गंदी चीज बनने लगेगी, ठीक है, जो गंदा वेस्ट बनने लगेगा, उसको बाहर भी तो जाना पड़ेगा, तो सेल के अंदर ही बन रहा है, वो बॉडी के अंदर तो नहीं बन रहा, सेल के अंदर बन रहा है, तो सेल से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा, तो कैसे निकलेगा, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा हो जाएगी और सेल के बाहर उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, तो कम होगा, मूवमेंट बाहर की तरफ होगा, मूवमेंट क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। इसी तरीके से सेल जो अपना वेस्ट है वो निकालती है, और फिर वो जो वेस्ट होता है सेल का वेस्ट, वो किस में आ जाता है, ब्लड में आ जाता है, और फिर ब्लड कहाँ जाता है प्यूरिफाई होने के लिए, किडनी में जाता है, किडनी में प्यूरिफाई होता है, वो सारा जो वेस्ट है उसको निकाल दिया जाता है, और फिर उसको हम टॉयलेट की फॉर्म में भी निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। ये पूरा प्रोसेस होता है, समझ में आया? ये जब हमें चोट लगती है वो खून निकलता है, वो क्या होता है? वो तो सिंपल सी बात है, तेरी बॉडी में ब्लड जो है वो एक प्रेशर से फ्लो हो रहा है, ठीक है, पानी पाइप जाती है, हाँ, एक प्रेशर से फ्लो होता है, ठीक है, उसको कट कर देगी बीच में से, तो पानी तो निकलेगा ना, वहां से तो निकल आएगा ना पूरा पानी, आएगा कि नहीं? तो वही है ना, तो सारा पानी नहीं निकलने देती हमारी बॉडी, क्या करती है, उस जगह पर वो अपने आप हील कर देती है, कुछ देर पानी निकलता है, फिर उसके बाद वो कुछ देर बाद खून निकलता है, फिर उसके बाद क्या होता है, वो जगह पैक्ड हो जाती है, कुछ लिक्विड आ जाता है उस जगह पे, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, वो सब आके क्या करते हैं, उस जगह को जोड़ देते हैं ताकि ब्लड और ना निकले, समझ में? स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार लगातार अभी अगर ब्लड निकलता गया तो फिर तुम ऊपर, ऐसा कभी होगा नहीं, बॉडी का ये मैकेनिज्म है, ठीक है, बॉडी खुद को हील कर लेती है, ठीक है। अगर ब्लड निकल रहा है तो क्या करते हैं, स्टेच सिल लेते हैं ना, ताकि ब्लड रुक जाए। खराब हो गया बॉडी, तो ये सिस्टम खराब बिल्कुल हो सकता है जब बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए, क्योंकि पता है ना विटामिन सी जो होता है वो बॉडी को हील करने में मदद करता है, जो भी कट वट लग जाते हैं उसको भी हील करने में, ठीक है। अगर तुम्हें डायबिटीज है, ठीक है, अगर तुम्हें डायबिटीज या मधुमेह वाली बीमारी है तो उसमें क्या होता है कि जो कट होता है ना वो हील नहीं होते, तो ब्लड निकलता जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मर तो जाएगा बट उसको टाइम लगेगा, बट सारा ब्लड नहीं निकलता, उसको डॉक्टर कहते हैं स्टिच कर देते हैं, हम पट्टी कर देते हैं, है ना, तो ब्लड और नहीं निकलता। समझ में आ गया? क्लियर है ये एकदम? हाँ हाँ, सिकुड़ लिखा है, सिकुड़ लिखा है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक हो गया, नोट डाउन पक्का? चलिए, तो ये हो गया हमारा। तो अब और कुछ चीजें स्पेशल केसेस कुछ हैं, उनको पढ़ लेते हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, फिर आगे सेल वॉल पे चलते हैं, है ना। तो अब क्या बोल रहा है कि डज ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। तो हम ये कह सकते हैं ना कि डिफ्यूजन का ही स्पेशल केस क्या है, ऑस्मोसिस है, क्योंकि बस पानी का ही तो पानी उसमें जा रहा है, इसमें पहले एयर था, अब इसमें क्या हो रहा है, वाटर, इसलिए ये है डिफ्यूजन। क्या है ऑस्मोसिस? क्या है डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस है, ठीक है। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, थ्रू अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यूनिसेलुलर फ्रेश ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट टेंड्स टू गेन वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस, ठीक है। अब जो ये प्लांट होते हैं, जो हमारे जो प्लांट होते हैं ना, फ्रेश वाटर प्लांट होते हैं या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है, ये पानी को अब्सॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? पानी को अब्सॉर्ब। और वो कैसे करते हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू। कैसे करते हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू। बात समझ में? जो रूट्स होती है ना उनकी, वो कैसे करती है पानी को अब्सॉर्ब? ऑस्मोसिस के, ठीक है, क्योंकि प्लांट के अंदर पानी की क्या होगी, कमी, और प्लांट के बाहर जहां पे जड़ होगी उसकी वहां पे पानी की होगी ज्यादा, इसीलिए तो जड़ फैलती जाती है। हाँ, प्लांट की जो जड़ है ना वो मूवमेंट करती है, पता है, जिधर पानी होता है उसके पास जाती है, और जब तो पता चल जाएगा, मिट्टी के नीचे चली जाती है, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ, अब देखो क्या है, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। तो अगर ऑस्मोसिस का तुमसे एग्जाम्पल पूछे तो क्या बोलोगे कि जो पौधे होते हैं उनके जड़ के द्वारा जो पानी को क्या किया जाता है, अब्सॉर्ब किया जाता है, ठीक है, अवशोषित किया जाता है, वो भी क्या है, एग्जाम्पल है किसका, ऑस्मोसिस का, मतलब परासरण का, ठीक है।
फिर देखो दस डिफ्यूजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल के अंदर क्या है और सेल के बाहर क्या है, इस चीज को अंदर बाहर करने के लिए। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है कि इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल आर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखो क्या है कि सेल को भी तो बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती होगी ना, तो उसको वो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, वो खुद तो बना नहीं सकता, उसको बाहर से मिलेगा ना। तो वो बाहर से जो न्यूट्रिशन आएगा वो क्या आएगा, पानी के साथ आएगा, है ना, पानी के साथ उसको पानी में घुल के आएगा ना, तो उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा सेल। ठीक है, किसकी मदद से, ऑस्मोसिस की मदद से, किस मदद से, ऑस्मोसिस की मदद से, बस में। तो उसको ऑब्जॉर्व करने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें पानी मतलब जो न्यूट्रिशन है वो सेल के अंदर आ जाएगा, बस में। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तुम्हारी, ये किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। तो ये वाला पॉइंट एक बार स्टार मार्क बना के लिख दो कि प्लाज्मा, मैं बताऊंगा मेम्ब्रेन ये एक तरह का प्रोटीन ही होता है, ठीक है, जो हमें खाने से मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is made up of lipids and protein। ठीक है, यहां तक नोट करो। तो बच्चों देखो क्या होता है कि जो ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो ये क्या कर सकते हैं, अपने आसपास से क्या फूड और न्यूट्रिशन को क्या कर सकता है, अब्सॉर्ब कर सकता है। क्या करता है, अब्सॉर्ब। और जब ये अपने बाहर से किसी चीज को अब्सॉर्ब करता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस। हिंदी में इसको बोला जाता है, एक मिनट, इसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस ही बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एंडोसाइटोसिस को कहा जाता है जब ये जो सेल होता है क्या करता है, अपने आसपास से खाने को क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फ मतलब क्या कर लेता है, उसको पचा लेता है। ठीक है, मतलब उसको ग्रहण कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है या अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस। और इसी प्रोसेस की मदद से अमोबिया भी खाना खाता है। ठीक है, तो अमोबिया के खाना खाने के प्रोसेस का नाम क्या है, एंडोसाइटोसिस। तो इस पे भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की, किसने पूछा था कि भैया फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल डिस्कस। अब बता क्या होगा, कैसे डिस्कस होगा, कैसे होता है। CO2 और वाटर सेल के अंदर और बाहर कैसे करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसीलिए बोला था कि लास्ट में बताऊंगा। समझ में आ गया, टॉपिक खत्म होने के बाद। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक खत्म कर लिया हमने। ठीक है, अब जो हमारा सेल वॉल, न्यूक्लियस, ये और बाकी बच गया, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।